दोस्तों, इस चैनल का नाम है देश की आवाज और आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के घर पे जले हुए नोट मिलने के बारे में। यह मुद्दा आजकल मीडिया में छाया हुआ है और सब लोग इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल बन चुका है कि जज साहब करप्ट हैं और इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है तथा ये इंक्वायरी विंक्वायरी सब नाटक है। इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की और सिर्फ फैक्ट्स की। पहले इन नोट की सच्चाई और उस रात की पूरी कहानी। बात 14 मार्च की है। होली का दिन था। पूरा देश होली मना के थका हुआ था तथा सोने जा रहा था। ठीक तभी रात 11:35 पर दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से किया जाता है। ये कॉल किया था जज साहब के पर्सनल सेक्रेटरी ने कॉल कर कहा गया कि कोठी संख्या 30 तुगलक पर एक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की वहां पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वाले देखते हैं कि आग जब साहब के बंगले के उस हिस्से में नहीं है जहां पर उनका परिवार रहता है, बल्कि आग लगी है उस बंगले के बराबर कंपाउंड में। थोड़ी देर के बाद वो आग पर काबू पा लेते हैं। सब मिलाकर 1 घंटा 56 मिनट फायर ब्रिगेड की टीम जज साहब के बंगले के कंपाउंड में, बंगले के अंदर नहीं बल्कि बराबर वाले उस हिस्से में रहती है जहां पर आग लगी थी। इसके बाद वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट में लिखते हैं कि आग जब साहब के बंगले के स्टोर रूम में लगी थी और उस स्टोर रूम में फर्नीचर, बोतल, क्रॉकरी, गद्दे, पुराने कालीन, पुराने स्पीकर, ये सारी चीजें मतलब घर के जो बेकार की चीजें हो जाती है तो लोग स्टोर रूम में रखते हैं, तो ये सारी रखी थी। इस रिपोर्ट में कहीं पैसे का जिक्र नहीं था। इस दौरान पुलिस स्टेशन को भी एक फोन किया गया क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है। एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल, 5 लोग अब इस पर पहुंच जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि आग बुझाई जा चुकी है और कोई क्षति नहीं हुई, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। जस्टिस वर्मा उस दिन अपने सरकारी बंगले पर नहीं थे। वह अपनी वाइफ के साथ होली मनाने भोपाल गए हुए थे। उनके सरकारी बंगले पर उनकी बेटी और एक बुजुर्ग माँ थी। अगली सुबह जब उन्हें खबर मिली उसके बाद इंडिगो की फ्लाइट से भोपाल से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उपाध्याय साहब। वो भी होली मनाने के लिए लखनऊ गए थे। वर्मा साहब दिल्ली हाई कोर्ट में नंबर 2 है, आथा टॉप के 2 जज दिल्ली में नहीं थे। ऐसा लगा कि यह मामला एक छोटी सी आग का मामला है और सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन तभी एक वीडियो आता है। दावा किया गया कि यह वीडियो जज साहब के स्टोर रूम का है। आग वाले दिन का ये पहला वीडियो आया तो फिर हंगामा हो गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह वीडियो दिखाया। इस वीडियो में बहुत सारे जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। भाई, किसी के घर में इतने नोट कहां से आ सकते हैं जो जल जाए, और वो भी इतनी बड़ी तालाब में? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फौरन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बात बताई। इसी बीच ये होता है कि दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ कहते हैं कि जब हमारी टीम वहां थी, 1 घंटा 56 मिनट वहां रही, उन्होंने आग बुझाया। सारे कबाड़ थे और कुछ था नहीं। हमें नोटों की गड्डी दिखाई नहीं दी। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था। जज साहब के बंगले के बाहर कुछ और जले हुए, बंगले के बाहर कुछ और जले हुए नोट मिले। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्टोर रूम से और नोटों को उठाकर बाहर फेंक दिया ताकि बचाव के लिए। जज साहब ने अपनी पूरी सफाई दी। उस सफाई के हिसाब से उन्होंने कहा कि मेरे घर से नोटों की दिल्ली हुई जो तस्वीरें आ रही है, मैं इसे देखकर खुद हैरान हूं। मुझे इस वीडियो देखकर पता चला, हालांकि जब आग लगी
तब ना मेरे पर्सनल सेक्रेटरी और ना घर में काम करने वाले कर्मचारी ने भी नोट जले हुए देखे, ना नोटों की कोई बोरियां देखी, क्योंकि आग लगी जब लगी तो वो लोग मौजूद थे। और जब ये लोग स्टोर रूम में गए तो वहां कबाड़ तो चल रहा था, ना उनको कोई जल्दी नहीं, इन्होंने देखी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे किसी कर्मचारी को जले हुए नोटों की गड्डियां दिखाई नहीं दी। फिर भी यह वीडियो आया। यह सब एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा जिस जगह पे आग लगी वो हमारा रेजिडेंशियल एरिया नहीं था, जो जहां पे हमारा मेन रूम में हमारी फैमिली और मैं खुद रहता हूं वो अलग है, और ये जिस स्टोर रूम में आग लगी है यह अलग है। उन्होंने कहा कि इस कमरे का इस्तेमाल कबाड़ रखने के लिए करते हैं, ये कमरा खुला हुआ स्टोर रूम है। उन्होंने कहा इसमें कोई ताला नहीं होता, यह खुला हुआ था, और ये जो स्टोर रूम में ये मेन गेट साहब के बंगले की एंट्री हो उस मेन गेट के बिल्कुल बराबर में है, और इसी रूम के बराबर में क्वार्टर है, और इस स्टाफ क्वार्टर का पिछला दरवाजा इस स्टोर के पास खुलता है। उन्होंने कहा यह मुझे फंसाने की साजिश। अब उन्होंने कहा मुझे पहले भी इस तरीके से सोशल मीडिया और उस पे बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने शुगर मिल का भी उदाहरण दिया जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना क्योंकि धोखाधड़ी करने वाले कंपनी के मैनेजमेंट के लोग थे। जब से यह मुद्दा मीडिया में आया है तब से सारे सवाल इस तरह से उठाए जा रहे हैं कि जैसे जज साहब एक बहुत ही करप्ट आदमी है। लेकिन क्या यह व्यवहार सही है? जब एक आम आदमी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो वह कोर्ट में जाता है और एक जज दोनों तरफ की पार्टियों को सुनने के बाद ही एक निष्पक्ष फैसला देता है। लेकिन इस केस में तो जैसे पूरा आम आदमी चाहता है कि जज साहब करप्ट डिक्लेयर करके और बिना किसी इंक्वायरी के सजा दे दी जाए। क्या यह तरीका सही है? क्या किसी भी आदमी को जिसके खिलाफ कोई आरोप है खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? इस खबर को मुख्य पन्नों पे सारे न्यूज़पेपर्स के छाप का एक अलग ही दिशा देने की कोशिश करी है कि जैसे पूरा का पूरा जुडिशरी करप्ट हैं और ये लोग पैसा खा के काम करते हैं। अगर हमारी जुडिशरी करप्ट है पूरी तरह से, तो कैसे हजारों लाखों लोगों को न्याय मिलता है? देर से सही मगर कुछ तो मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस स्टोर रूम के अंदर कौन आ सकता था और कौन जा सकता था? जब तक इस बात की जांच ना हो जाए और इस प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, उस स्टोर रूम में आखिर आग लगी कैसे? इसका उत्तर तो सिर्फ फोरेंसिक वाले ही ठीक से दे सकते हैं। क्या यह नॉर्मल लगता है कि एक स्टोर रूम के अंदर करोड़ों रुपए रखे हुए हैं और उसी स्टोर रूम में आग लग जाए? यदि इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है और इसमें कुछ उल्टा पुल्टा निकल के आता है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट पहले से रखे हुए थे स्टोर रूम में या फिर जले हुए नोट वहां पर प्लांट किए गए? यह बहुत ही जरूरी है जानना कि कहीं नोट बाद में तो नहीं रख दिए गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 बोगियों में नोट रखे थे, बहुत जलने के बाद में सारे के सारे नोट अधजले थे? उस वीडियो में एक भी नोट ऐसा नहीं दिखाया, एक भी नोटों की गड्डी नहीं दिखी जो कि सही सलामत थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी नोट सही सलामत नहीं दिखा? चौथा प्रश्न, आग होली वाले दिन ही क्यों लगी और रात के 11:30 बजे, जबकि सब सो रहे होते हैं, और उस दिन जज साहब भी अपने घर पे नहीं थे? ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे कोइंसिडेंट्स एक साथ हो गए? पांचवा प्रश्न, जो नोट जले हुए नोट जस्ट साहब के बंगले के बाहर मिले, उनको वहां पर किसने फेंका? दोस्तों, क्या आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज रोजाना 30, 40, 50 या कभी कभी तो 100 केसेस भी सुन लेता है। पूरे साल में हजारों केसेस, शायद 10,000 केसेस सुनता होगा,
उन 10,000 केसेज में कितने ही पार्टीज होती होंगी जो जज से नाराज हो जाती होंगी। क्या एक आम आदमी साल में 10,000 लोगों को अपना दुश्मन बन आता होगा एक जश्न का? इसीलिए आम आदमी से कोई कंपैरिजन नहीं है। इस मैटर को सेंसेशनलाइज नहीं बनाना चाहिए तथा ऑन द वे बिल सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच समिति बनाई है उस पर विश्वास करके उसी पे छोड़ देना चाहिए। एक जज के करियर का सवाल है। हमारे समाज में यदि एक आदमी के घर पे पुलिस आ जाती है तो वो सोसाइटी की नजरों में आरोपित ना होकर के अपराधी भी बन जाता है। हमें जरूरत है अपना दृष्टिकोण चेंज करने की, हमें जरूरत है सही सवाल पूछने की, क्योंकि यहाँ पे जिसके पास पैसा है वह किसी को भी किसी भी केस में फंसा सकता है। इस देश में और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आम आदमियों के करोड़ों लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, 80 करोड़ लोग भारत सरकार के मुफ्त के अनाज पे आश्रित हैं, देश की इकोनॉमी वही हालत में है। इन सब के बीच एक जश्न के मुद्दे को भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना पूरी तरह गलत है। अगली बार कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले यह सोचिएगा कि यदि आप लोग गलत हुए और यह किसी की साजिश हुई तो यह उस जज के लिए कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। धन्यवाद।